अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे लास्ट बैलेंस शीट के हवाले से। हमें एक कंपनी है जे लॉन्स केयर सर्विसेज, उसकी एक बैलेंस ओवरऑल बैलेंस शीट पूरी बनाएंगे जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी के बारे में। तो फर्स्ट आपके पास है ऑन मई 1, 2005 जिल जॉन्स एंड हर फैमिली इन्वेस्टेड 8,000 इन जे लॉन्स केयर सर्विसेज एंड रिसीव्ड 800 शेयर्स ऑफ स्टॉक। तो एक थे जिल जॉन्स, उनकी फैमिली ने 8,000 इन्वेस्ट किया था जे लॉन्स में। तो कैश जो था एसेट्स की फॉर्म में उनके पास आया, जे लॉन्स में 8,000 था और कैपिटल स्टॉक में जो ऑनर इक्विटी है वो 8,000। मतलब ओवरऑल ये चीज़ें जो है वो बैलेंस में ही चलेंगी आपके पास। तो ये जे लॉन्स की जो बैलेंस शीट है उसमें 8,000 कैश की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में भी है और ऑनर्स इक्विटी भी 8,000 आपके पास आ गई। Second, on May 2, judges purchase a riding lawn mower for $2,500 कैश। तो उसके पास जो कैश था वो रह गया $5,500 और टूल्स एंड इक्विपमेंट जो था वो 2,500 आपके पास एसेट्स की फॉर्म में। क्योंकि ऑनर्स इक्विटी अभी भी 8,000 है, क्योंकि ऑनर्स के पास अब दो चीज़ें आ गई हैं। तो कैपिटल जो है स्टॉक वो 8,000 की ही है क्योंकि वो जो उन्होंने बाय किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने एसेट्स की फॉर्म में 5,500 का, कभी कैश जो है वो 5,500 का है और जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है वो 2,500 के उन्होंने परचेज़ की। तो देखें अभी भी सारी चीज़ें वो दोनों तरफ ये बैलेंस में ही जाएगा। तो ऑन May 8 जजेस परचेज 1,500 जो $15,000 का ट्रक लिया। Judges paid $2,000 down in cash and issued a note payable for the remaining $13,000। तो उन्होंने क्या कि 15,000 का जो ट्रक लिया है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो एसिड्स के अंदर आ जाएगा क्योंकि वो आपका एक एसिड बन गया ट्रक की फॉर्म में। और जो आपके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके पास उन्होंने इश्यूज़ की हैं। नोट पेएबल्स का मैंने बताया था कि वो 13,000 के नोट पेएबल्स उन्होंने इशू किए हैं और जो 2,000 था वो कैश की फॉर्म में दिए। कैश जो था पहले $5,500 था डॉलर, वो अब 35 रह गया। क्लियर है, ये 2,000 वहाँ से कट गया। बाकी जो 13,000 था वो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपने नोट्स पे की फॉर्म में पे किया है। मतलब आप बैंक को कर सकते हैं या किसी भी इन्वेस्टर्स को वो 13,000 का उसने किया है। मतलब आपने उनसे लिया एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, जो आप उसको 10% या किसी फॉर्म में भी आप बाद में देंगे, डिविडेंड की फॉर्म में या किसी फॉर्म। तो अब 13,000 आपके पास एज ए लाइबिलिटी के तौर पे आ गया। अब आपने नीचे हमेशा देखना है वो बैलेंस शीट पे दोनों तरफ बैलेंस आ रहा है $21,000 एंड $21,000। ऑन May 11 judges purchased some repair parts for $300 on account। तो फर्स्ट आपके पास था यहाँ पे अच्छा, अब अकाउंट्स पेएबल में आपने क्या किया, वो $300 का उन्होंने आपके पास सम रिपेयर पार्ट्स लिए। तो पहले आपके पास थे रिपेयर पार्ट्स, सॉरी यहाँ से पहले आपके पास थे 2,500 के टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब आपके पास हो गए 28 के, क्योंकि $300 के आपने और पे लिए। लेकिन आपने किस फॉर्म में लिए, क्योंकि आपने कैश से नहीं लिए, वो अकाउंट्स पेएबल से लिए। अकाउंट्स पेएबल मतलब आपने ले लिए लेकिन आप अभी आपने उसको पे करना है, अब एज अ डेब्टर के तौर पे। मतलब वो आपके पास लाइबिलिटी के ऊपर आ गए। मतलब 300 के आपने ले लिए लेकिन अभी आपने पे करना है। जैसे कुछ लोग वैसे भी बिजनेस करते हैं, क्रेडिट या डेबिट के तौर पे काम चलता रहता है कि आपने कोई चीज़ ले ली लेकिन उसके बाद आपने या कोई सर्विसेज ले ली, उसके बाद आपने उसको पे करना होता है। क्लियर हो गया। देन आपके पास जिल रियलाइज शी हैड परचेस्ड मोर रिपेयर पार्ट्स देन नीडेड। ऑन May 18 judges was able to sell half of the repair parts to ABC Loans for $150, a price equal to judges cost। judges will receive the cash within 30 days। तो 30 डेज के अंदर वो रिसीव करेगा। तो वो उसका क्या बन गया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, क्योंकि वो अभी उसने रिसीव करने हैं वो एज अ क्रेडिट। मतलब कि अभी जैसे
पेबल्स है उसका रिवर्स आपके पास रिसीवेबल होगा, लेकिन वो आपके पास एसिड्स में आ जाएगा कि अभी आपने रिसीव करने हैं, अभी आपको मिले नहीं, लेकिन रिसीवेबल वो आपका एसिड बन गया, तो इसलिए वो डायरेक्ट कैश में नहीं आएगा, वो अकाउंट्स रिसीवेबल में आएगा। और आपके पास पहले 2800 के थे टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि 150 के आपने किए तो वो 150 आ जाएंगे, तो एट द एंड वो दोनों 21,300 ही बैलेंस शीट में रहेगा दोनों तरफ। देन नेक्स्ट है ऑन May 25 ABC loans pays JJ's of $75 as a partial settlement of its accounts receivable। अब आपके पास यहाँ पे देखें 150 थे, तो अब उसने 75 पे कर दिए, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 75 रह गए, क्योंकि उसने $75 एज अ कैश दे दिए, तो वो $3,575 आपके पास बन जाएंगे। तो जस्ट अकाउंट रिसीवेबल टू मूव कर गया, क्योंकि आपके पास कैश आ गया। पहले आपके पास था अकाउंट रिसीवेबल, केवल आपने कैश लेना है कहीं से, वो आपने नोट किया हुआ था, लेकिन अब आपके पास कैश की फॉर्म में आ गया, तो आप कैश में एंटर कर देंगे और वहाँ से 75 कम कर देंगे। तो एट द एंड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट आपके पास है On May 28, JJ's pays $150 of its accounts payable। तो $150 था, वो उसने वो पे किए अकाउंट्स पेएबल में, क्योंकि अभी 300 है यहाँ पे, तो 150 किए, तो ये आपके पास $150 रह गए, और यहाँ से कम हो गए, तो वो $3425 आपके पास बन गए। लेकिन एट द एंड आपके पास जस्ट मूव किए एसेट्स टू द लायबिलिटीज, और इक्वल वो आपके पास इक्वल फॉर्म में ही रहेंगे। ऑन May 29, JJ's recorded loan care services provided during May of $750, all clients paid in cash। तो अब क्या हुआ कि हमें क्या मिला, वो $750 मिले हैं JJ's को, उसने एक जगह लोन केयर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसकी वजह से उसने लेकिन जो पे किया वो कैश की फॉर्म में किया, कैश की फॉर्म में किया, तो आपके पास एसिड्स में आ जाएगा $3,425 प्लस 750, तो आ जाएगा $4,175 आपके पास कैश आ जाएगा, और ये आपके पास अर्निंग आ गई $750। ठीक है, कैपिटल और एंड अर्निंग, तो ये आपके पास दोबारा से ये बैलेंस शीट में इक्वल किया जाए। ऑनर्स इक्विटी, इक्विटी मतलब आप जो था वो इक्विटी में बेसिकली या स्टॉक होगा, या आपके पास अर्निंग है, आपके पास जो अर्निंग बेसिकली इंक्रीज हुई है, इक्विटी मतलब आपके पास जो था वो अर्न जितना कि वो आपने इंक्रीज़ किया, तो 750 आपके पास इंक्रीज़ हुआ। देन आपके पास उसने कहा कि परचेज़ किया था लॉन मोवर का $50 का जो गैसोलीन जिसका पेट्रोल वगैरह, तो एसिड्स के अंदर वो $50 कम हो जाएंगे, और वो अर्निंग के अंदर भी $50 आपके डॉलर कम हुए, तो एट द एंड आपके पास दोनों में 21,850 एंड 21,850 ही रहेगा। तो ये आप लेट्स रिव्यू हाउ JJ's ट्रांजैक्शन अफेक्टेड द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये आपके पास टोटल बैलेंस शीट है, आपने बैलेंस शीट इस तरह बनानी है, मतलब डेज वाइज होगी, एक तरफ आपने एसेट्स लिखने, एक तरफ लायबिलिटीज़, और साथ में आपने ऑनर्स इक्विटी, और तीनों के लिहाज से वो बैलेंस हो गया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये अलग अलग है, एसेट्स आ जाएंगे, लायबिलिटीज़ हैं, ऑनर्स इक्विटी है, तो ये आपके पास आएंगे May 1, May 2, 8, 11, जो भी आपके पास चीज़ें आएंगी, आपने जो जैसे जो चीज़ आपके पास है कैश जो आपके पास आउट हो रहा है तो वो नेगेटिव में जाएगा, जो आपके पास चीज़ें इन हो रही होती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। जैसे यहाँ पे गैसोलीन अब वो आपने परचेज़ किया तो ये यहाँ पे नेगेटिव में है क्योंकि आउट जा रहा है, और यहाँ पे भी आउट है तो यही आ जाएगा। तो 150 आउट जा रहे थे वो दोनों तरफ ये आउट्स में आएगा, मतलब ये चीज़ें दोनों तरफ मेंशन होगी। जैसे आपने कोई भी चीज़ ली थी तो वो आपके पास आउट की फॉर्म में ही जाएगी। दिस ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये आपके पास कैश फ्लोज आएंगे। कैश फ्लोज को आपने मेंशन करना है, आपने जब भी ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो वो नेगेटिव में होगा, और जब भी आपके पास इन कैश फ्लोज होंगे तो वो पॉजिटिव में होगा। दिस ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट द इनकम स्टेटमेंट, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, ये कैश फ्लोज में जाएंगे, जो कैश आउट या इन हो रहा है
और ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अगर आपके पास इसका टोटल रिजल्ट पॉजिटिव होगा इसका मतलब आप प्रॉफिट में हैं, अगर नेगेटिव तो लॉस। अब इनकम स्टेट लेट्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, ये आपके पास क्लियर है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। से रेवेन्यू आपके पास $750 था, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितना है $50, तो आपके पास 700 आपके पास नेट इनकम हुई है। ठीक है, इस नॉट कंसर्न के प्रॉफिट से आपके पास इनकम इतनी हुई है। इन्वेस्टमेंट बाय एंड द पेमेंट्स टू द ओनर्स आर नॉट इंक्लूडेड। इन्वेस्टमेंट्स बाय एंड पेमेंट्स टू द ओनर आर नॉट इंक्लूडेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो शो नहीं करते। जैसे हमने अकाउंट्स, अगर हम नोट्स पेबल या रिसीवेबल्स की जो भी अमाउंट होगी वो इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करते। ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं। कैश रिसीट फ्रॉम रेवेन्यू या ट्रांजेक्शन 750 है। कैश पेड फॉर एक्सपेंसिव -50 मतलब पे किया है तो 700 है। कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। परचेज ऑफ लॉन मूवर है, आपने परचेज ऑफ ट्रक है 2000 था क्योंकि बाकी आपने नोट से पे किए हैं। कलेक्शन फॉर सेल ऑफ रिपेयर पार्ट्स है वो 750 है, 75 है। और $150 अभी पेमेंट्स फॉर रिपेयर पार्ट्स आपको टोटल रिसीव होनी। तो नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो 175 ये आपके पास आएगा नेगेटिव। तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है तो 8000 इन्वेस्टमेंट बाय ओनर है। इंक्रीज इन द कैश फॉर मंथ आ जाएगा 4125 एंड कैश बैलेंस जो है वो 1 से। जो कैश बैलेंस आपके पास आएगा वो मई 1 आपके पास था और ये 4125 आपके पास कैश बैलेंस है 31 मई 2005 में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द कैश इफेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ट्रांजैक्शन। जो करेगा उसको एक्टिविटीज़ को वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी। और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द कैश इफेक्ट्स ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ परचेजिंग या सेलिंग ऑफ कोई भी एसेट्स होगा उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। और कैश फ्लोज फ्रॉम, अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन द ओनर एंड क्रेडिटर्स। जो ओनर्स एंड क्रेडिटर्स के जो दरमियान होगा उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। दिस बैलेंस विल अपेयर ऑन दी बैलेंस शीट। ये सारा का सारा बैलेंस शीट में होगा। जैसे 4125 हो रहा है आपके पास, ये सारा का सारा आपके पास अलग अलग से कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ईच सब चीज़ों का बैलेंस शीट पे ये शो होगा। ये आपके पास बैलेंस शीट अब ये फाइनल जो होगी आपके पास ये बैलेंस शीट की फॉर्म में आ जाएगा। एट द एंड जो पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनेगी 31/2/05 मतलब जो 31 मई को बनेगी वो ये है कि कैश आपके पास जो अभी है, ये जो एट द एंड 31 मई को बनेगी बैलेंस शीट, वो उस टाइम पे एज अ स्पेसिफिक डेट को अब कैश उसके पास है वो $4125 है। अकाउंट रिसीवेबल 75 है। टूल्स एंड इक्विपमेंट के जो है एसेट्स वो 2650, 15,000 का ट्रक ये आपके पास आएगी। यही सेम जो होगी बैलेंस शीट जो हमारे पास लास्ट में हमने शो की थी वही। नोट्स पेएबल 13,000 का जो ट्रक लिया था उसका नोट्स पेएबल अभी करने हैं। अकाउंट्स पेएबल $150 है। ओनर सिक्योरिटी में 8,000 है हमारे पास। कैपिटल स्टॉक है। रिटेन अर्निंग आपके पास 700 है। मतलब सब कुछ आपने करके पूरे मंथ के बाद आपने जो बैलेंस शीट बनाई वो आपके पास ये शो होगी। डेट एट द बिगनिंग ऑफ टाइम, ये मतलब किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद, टाइम के बाद डेट एट द एंड, तो हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। और उसके बाद उनकी जो क्या बनेगी इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनती जो अभी हमने शो की। जब आपके पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकुलेशन है, इसमें आपके पास ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ गई, ये बैलेंस शीट आपके पास फाइनलाइज है 31 मई को। ये तीनों चीज़ें हैं 31 मई की। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जस्ट वन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये तीनों चीज़ें आपको ओवरऑल देखनी पड़ती है। अदर इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्री, कंपटीशन, नेशनल इकॉनमी, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है, लेकिन मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन की जो तीन चीज़ें देखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन। जो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें ओनर्स इक्विटी आपके पास जिल जोन्स कैपिटल 8000 है, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें, इसका मतलब जिल जोन्स और बिल जोन्स मतलब दोनों के अगर पार्टनरशिप में इक्वल पार्टनरशिप आती है तो उसमें 4000 आपके पास इक्वल होगी, यानी इक्वल जो भी 4000 दोनों की तो 8000 आएगी रिपोर्टिंग। अगर आपने इस तरह रिपोर्ट करनी है। कॉरपोरेशन में आपके पास है कैपिटल स्टॉक आपके पास है 7000 का, रिटेन अर्निंग आपके पास 1000 है, तो आपके पास कॉरपोरेशन में दोनों चीज़ें होंगी। फिर टोटल स्टेक होल्डर इक्विटी वो 8000 है, इसमें कैपिटल स्टॉक आपका 7000 है और रिटेन अर्निंग 1000। तो यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एक्सटर्नल पार्टीज, उसमें क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें जो मेनली कंसर्न्स है वो लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी है। लिक्विडिटी के बारे में देख लेते हैं। लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट और अ सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी कैश विदाउट इफेक्टिंग इन इट्स मार्केट प्राइस। मतलब कि वो कौन सा आपके पास है कि जिसके ज़रिए वो आपके पास सबसे जो इजी वे है वो लिक्विडिटी, वो आपके पास कैश होता है। मतलब कोई भी सपोज आपने कहीं से कोई चीज़ लेनी है, अगर हम बात कर लें, अगर आपने टीवी लेना है या एलईडी लेनी है, अगर वो 10,000 रुपीज़ की है तो सबसे ज़्यादा इजी वे है कि आप 10,000 आपके पास हो, आप जाके 10,000 दें और जाके आप टीवी एलईडी परचेज़ कर लें। लेकिन सेकंड वे है कि लिक्विडिटी आपके पास सबसे ईजी। उसके बाद सपोज आपके पास एक बुक्स का कलेक्शन है या कोई भी चीज़ है, उसकी जो प्राइस है वो भी 10,000 रुपीज़, लेकिन वो आपके पास इजी वे नहीं है कि आप किसी के पास जाके कहें, किसी शॉप वाले को कहें मेरे पास 10,000 की बुक्स हैं और आप वो ले लें या उसको एक्सचेंज करके मुझे कोई भी टीवी वगैरह दे दें, ठीक है। तो वो नहीं, वो फिर ये होता है कि उसमें आपको लॉस या कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है हर कोई इस बात के लिए माने। तो इसमें लिक्विडिटी में सबसे इजी वे जो आपके पास कैश है, उसके बाद बाकी चीज़। प्रॉफिटेबिलिटी वही सेम एज इट इज़ है कि कितना आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी उसमें शो होगी किसी भी बिजनेस में। इसमें आपके पास बाकी चीज़ें इसका कोई इतना है नहीं। इसमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफन प्रोवाइड फैक्ट्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आपके पास ये चीज़ें आप इसको रीड आउट कर सकते। Creditors are more likely to extend credits if financial statement shows a strong statement of financial positions that is relatively like debt and large amounts of liquid assets. Window dressing occurs when management take measure to make the company appear as strong as possible in its financial statement. ये आपके पास डिफरेंट है। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो आपके पास ज़्यादा क्रेडिटर आपको रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से।